हेलो स्टूडेंट्स, डॉक्टर देवेंद्र पाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बिलारी की यूट्यूब कक्षा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं आचार्य रितेश कुमार। जैसा कि मेरा कक्षा 12 में व्यावसायिक अध्ययन के अंतर्गत टॉपिक चल रहा है प्रबंध से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक मैं आपको पिछली वीडियो में भी उपलब्ध करा चुका हूँ। आज फिर मैं एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जो कक्षा 12 में मोस्टली आता रहता है, वो लेकर आया हूँ। तो आज का मेरा टॉपिक है प्रबंध के कार्य। प्रबंध के कार्य कक्षा 12 के बिजनेस स्टडीज़ में एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे सभी तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। बहुविकल्प में भी पूछे जाते हैं, अति लघु में भी पूछे जाते हैं, लघु में भी और दीर्घ में भी इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कि यदि आप प्रबंध के कार्यों को करते हैं तो आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ नंबर, चाहे वो बड़े अंक में हो या छोटे अंक में हो, 100% आपको मिलेगा ही, क्योंकि ये व्यवसाय अध्ययन के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आज का टॉपिक लेके चलते हैं प्रबंध के कार्यों को। तो प्रबंध के कार्य, जो मैनेजमेंट चल रहा है हमारा टॉपिक, प्रबंध के कार्यों को यहाँ पर 2 भागों में बांटा गया है। प्रबंध के जितने भी कार्य हैं उन कार्यों को 2 भागों में बांटा गया है। तो पहले देखते हैं, यहाँ देखते हैं प्रबंध के 2 भागों में कौन से कार्य बांटे गए। यानी कि इसके जितने भी कार्य हैं, इसके कार्यों को 2 भागों में बांट दिया गया। मुख्य या प्रमुख कार्य। मुख्य या प्रमुख कार्य। मुख्य या प्रमुख कार्य यानी कि ये कार्य प्रबंध को हर दशा में करने ही होते हैं। मुख्य कार्य, प्रमुख कार्य, ये कार्य जो मैं भी आपको बताऊंगा ये करने ही हैं। दूसरा है गौण या सहायक कार्य। गौण या सहायक कार्य। गौण या सहायक कार्य का क्या मतलब है? कभी कभी प्रश्न को आप समझिए, यानी सहायक, ये तो मुख्य कार्य है, ये तो प्रबंध को हर दशा में करने ही होते हैं। कभी कभी इसके साथ साथ कुछ अन्य कार्य भी करने पड़ते हैं जो गौण या सहायक कार्यों के अंतर्गत रखे गए हैं। अब यहाँ पर कार्यों को 2 भागों में बांट दिया गया, मुख्य और प्रमुख कार्य। अब मुख्य कार्य के अंतर्गत यदि बोर्ड में प्रश्न आता है कि प्रबंध के विभिन्न कार्य बताइए, तो प्रबंध के विभिन्न कार्यों के अंतर्गत उसके मुख्य कार्य और सहायक कार्य दोनों ही कार्य हैं। और कभी कभी क्वेश्चन आता है कि प्रबंध के प्रमुख कार्य बताइए या मुख्य कार्य बताइए, तो ध्यान रखना आपको प्रबंध के केवल मुख्य या प्रमुख कार्य ही लिखने हैं, गौण या सहायक कार्य नहीं लिखने। यदि वो कहता है विभिन्न कार्य बताइए तो दोनों ही कार्य लिखने हैं, और यदि वो कहता है कि प्रमुख या मुख्य कार्य बताइए तो केवल प्रमुख या मुख्य कार्य ही लिखने हैं। प्रश्न को ढंग से पढ़कर तब उसका आंसर देना है। ऐसा नहीं कि आया तो प्रमुख कार्य और आपने जल्दबाजी में सारे कार्य लिख दिए, जो कि इसके नंबर तो आपको मिलेंगे नहीं, क्योंकि क्वेश्चन आया है प्रमुख कार्यों का। चलिए, ये बात आपको मैंने समझा दी, आगे इसको ध्यान रखना है। अब देखते हैं प्रबंध के जो 2 कार्यों, प्रबंध के कार्यों को 2 भागों में बांटा गया है। उसमें सबसे पहला कार्य है नंबर 1। अच्छा, चलिए अभी लिखता हूँ नंबर 1। पहले ये बताइए, जब कोई कार्य करते हैं तो ऐसे ही बिना सोचे समझे, बिना उसके कुछ नहीं सोचा, बिना प्लानिंग के क्या कोई ऐसा कार्य किया जा सकता है? और यदि कर भी दिया, चलिए मान लो कोई प्लानिंग नहीं करी, तो वो कार्य सक्सेस होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो इसलिए प्रबंध का जो पहला कार्य है वो इसी से रिलेटेड है, जो कि नंबर 1 है नियोजन। प्रबंध का पहला कार्य बनता है या प्रमुख कार्य नियोजन, प्लानिंग। नियोजन यानी प्लानिंग, यानी कि प्रबंध में के अंतर्गत नियोजन यानी कि प्लानिंग, कोई भी कार्य यदि व्यावसायिक संगठन के अंतर्गत कर रहे हैं तो वो क्या बिना नियोजन, बिना प्लानिंग के करेंगे? नहीं ना। किसी भी व्यावसायिक संगठन के, किसी भी व्यावसायिक संस्था के कुछ ना कुछ निर्धारित उद्देश्य होते हैं। उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो प्लानिंग की जाती है, जो नियोजन किया जाता है, वो प्रबंध के माध्यम से ही किया जाता है। प्रबंध का कार्य यह है कि वो जो संस्था के उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं उनको कैसे प्राप्त किया जाए,
उनको कैसे प्राप्त किया जाए, उस संबंध में क्या प्लानिंग की जाए। ये प्लानिंग गत वर्षों के अनुभवों के आधार पर, विभिन्न समस्याओं के आधार पर, मान लीजिए कि पिछली वर्ष कोई समस्या उत्पन्न हुई तो अब यदि उस समस्या को हम यदि इस वर्ष ध्यान नहीं रखेंगे तो हो सकता है वो समस्या फिर उत्पन्न हो जाए। तो पिछली समस्याएं क्या हैं, भविष्य की क्या समस्याएं हैं, उन समस्याओं से निपटारा करने के लिए, उन समस्याओं से बचने के लिए, उनको ध्यान में रखते हुए भविष्य व्यवसाय के लिए नीतियां बनाना, उसके योजनाएं बनाना नियोजन के अंतर्गत आता है। बिना नियोजन के प्रबंध का कार्य सफल हो ही नहीं सकता। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। संगठन का क्या मतलब है? प्रबंध में, किसी भी व्यावसायिक संस्था में केवल प्रबंध ही नहीं होगा, उसके कर्मचारी होंगे और कर्मचारी भी विभिन्न वर्गों में बटे होंगे, कुछ श्रमिक में होंगे, कुछ अन्य होंगे। तो जब व्यावसायिक संस्था में विभिन्न प्रकार के कर्मचारियों का क्या है संगठन है। संगठन है, इस संगठन को बनाए रखना, इन संगठन को बनाना, ये सारा कार्य किसके अंतर्गत आता है? प्रबंध के अंतर्गत ही आता है। प्रबंध का ये कार्य है कि वो उस संगठन को, जो कि एक व्यावसायिक संस्था है, उसको बनाए, ठीक है, ताकि व्यवसाय से संबंधित जो निर्धारित उद्देश्य हैं उनको प्राप्त किया जा सकता है। तो संगठन का निर्माण करना भी प्रबंध का ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। नेक्स्ट है तीसरा, संगठन से ही रिलेटेड है, अभी मैंने बात करी थी, तो हम बात करेंगे यहाँ तीसरे कार्य की, जो कि इसी से संबंधित है, स्टाफिंग। स्टाफिंग मतलब नियुक्तियां करना, स्टाफिंग। अभी बताया था ना, विभिन्न प्रकार के कर्मचारी होते हैं, श्रमिक होते हैं, कार्यालय से संबंधित होते हैं, विभिन्न तरह के कर्मचारी होते हैं। तो उनकी नियुक्ति करना, उनका वेतन, उनका पारिश्रमिक, विभिन्न चीज़ें क्या हैं, ये सब प्रबंध के द्वारा ही तय की जाती हैं। प्रबंध के द्वारा ही तय की जाती है। ये कर्मचारियों की नियुक्ति कैसे होगी, नियुक्ति हुई है, उनको प्रशिक्षण कैसे देना है, प्रशिक्षण देना, उनको अवकाश ग्रहण संबंधित या रिटायरमेंट संबंधित क्या व्यवस्थाएं करनी है, उन्हें कमीशन कितना देना है, उन्हें वेतन कितना देना है, उनके भविष्य के कल्याण संबंधित क्या क्या योजनाएं होंगी, ये सारी चीज़ें स्टाफिंग यानी कर्मचारियों से संबंधित सारी बातें, ये सारा दायित्व भी किसका ही होता है, ये सारा कार्य कौन करता है? प्रबंध तंत्र के अंतर्गत ही आता है। और ये भी एक प्रबंध का महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि संस्था में जो विभिन्न कर्मचारी होते हैं उनसे संबंधित विभिन्न योजनाएं बनाना भी प्रबंध के कार्यों के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, अगला हेडिंग है चौथा, निर्देशन। डायरेक्शन। निर्देशन यानी निर्देश देना, या इसे आप संचालन भी बोल सकते हैं, संचालन, निर्देशन या संचालन। जो विभिन्न कर्मचारी हैं उनको कार्य तो वो लोग कर रहे हैं, लेकिन अगर उनको समय समय पर विभिन्न प्रकार के विशेष निर्देश देना कि ये कार्य ऐसे नहीं ऐसे करना, ये कार्य ऐसे नहीं, ये बता तो दिया जाता है पहले से ही कि आपको कौन सा कार्य है, ये दायित्व आपका क्या है, ये पहले से निर्धारित होता है, लेकिन समय समय पर उनको फिर भी विशेष निर्देश दिए जाने चाहिए, जो कि प्रबंध के द्वारा ही है, क्योंकि संस्था का जो मुख्य उद्देश्य है वो उन उद्देश्यों के ही चारों ओर ये प्रबंध तंत्र घूमता रहता है, और वो है संस्था के निर्धारित लक्ष्य उद्देश्यों को प्राप्त करना। तो कार्यों का भले ही बंटवारा कर दिया गया हो, लेकिन उन्हें समय समय पर विशेष निर्देश परिस्थितियों के अनुसार देना भी प्रबंध का ही कार्य है। उन्हें निर्देश देना, डायरेक्शन देना कि भैया ये कार्य ऐसे ही ऐसे, ठीक है, हो सकता है कुछ पहले गलत दे दिया हो, लेकिन उसको अब सही कर देना या उसको सही तरीके से बता देना, ये निर्देशन के अंतर्गत ही आता है। डायरेक्शन या संचालन इसको बोलते हैं। अगला हेडिंग है नियोजन, संगठन, स्टाफिंग, समन्वय। समन्वय, कोऑर्डिनेशन। समन्वय क्या है? समन्वय है किसी सिंपल से शब्दों में, बहुत सिंपल नॉर्मल सामान्य भाषा में तालमेल बिठा देना। तालमेल बिठा देना समन्वय के अंतर्गत आता है। कर्मचारियों में विभिन्न वो लोग आप एक दूसरे से जुड़े होते हैं,
तो उनके बीच क्या है, उनमें यदि समन्वय नहीं होगा, तालमेल नहीं होगा, ठीक है ना, तो संस्था के कार्य के ढंग से हो सकते हैं, नहीं हो सकते। तो प्रबंध का ये भी एक महत्वपूर्ण कार्य है कि वो संस्था से जुड़े जितने भी तंत्र हैं, संस्था से जुड़े जितने भी तंत्र हैं, उन सब के बीच समन्वय बनाए रखे। एक कर्मचारी का दूसरे कर्मचारी से, एक कर्मचारी का अपने अधिकारी से, एक अधिकारी का उससे बड़े अधिकारी से, अधिकारियों का मैनेजर से, क्या है, एक तालमेल होना चाहिए, समन्वय होना चाहिए, क्योंकि उन सबका उद्देश्य एक ही है, वो भले ही विभिन्न वर्गों में कार्य कर रहे हों। तो प्रबंध का क्या, समन्वय बिठाए रखना उन लोगों के बीच, उन विभिन्न जो संगठन हैं उस संगठन के बीच क्या समन्वय बिठाए रखना भी प्रबंध का ही एक महत्वपूर्ण कार्य है। ठीक है, समन्वय को आप सीधी सी सिंपल सी भाषा में तालमेल के अंतर्गत रख सकते हैं। तो ये 5 हमारे हो गए हैं। अगला है छठा, नियोजन, संगठन, स्टाफिंग, निर्देशन, समन्वय, अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा या अभिप्रेरण भी बोलते हैं इसको, मोटिवेशन। अभिप्रेरण, मोटिवेट, मोटिवेट समझते हैं, किसी को प्रेरित करना, प्रेरणाएं देना, यानी कि किसी भी व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करना, कार्य करने के लिए प्रेरित करना, वो अभिप्रेरण के अंतर्गत आता है। मोटिवेशन इसको बोलते हैं, मोटिवेट करना। प्रबंध का ये कार्य है कि जो उसके विभिन्न कर्मचारी वर्ग हैं उनमें कभी कभी शिथिलता आ जाती है, कार्य करते करते नीरसता आ जाती है, या कार्य करने से मन ऊब जाता है, तो प्रबंध का कार्य बनता है कि उन्हें मोटिवेट करे ताकि वो अपने कार्य को और अधिक ढंग से और अधिक अच्छी प्रकार से कर सकें। तो किसी व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करना क्या कहलाता है, अभिप्रेरणा कहलाता है। इसका एक बहुविकल्प बहुत इंपॉर्टेंट है जो आता है, मैं बता रहा हूं आपको कि अभिप्रेरणा कितने प्रकार की होती है। ये बहुविकल्प बहुत आता है, आप पिछले क्वेश्चंस पेपर में भी देख सकते हैं कि अभिप्रेरणा कितने प्रकार की होती है, तो वो भी आप अभी समझ लीजिए। अभिप्रेरणा 2 प्रकार की होती है, 2 प्रकार की अभिप्रेरणा होती है बुक के अकॉर्डिंग, मौद्रिक और अमौद्रिक। मौद्रिक और अमौद्रिक का क्या मतलब है, मौद्रिक का मतलब है कर्मचारियों से आप ये कह सकते हो कि यदि आप ज़्यादा कार्य करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा सैलरी, जिसको बोनस बोलते हैं, बोनस मिलेगा। तो कर्मचारी वर्ग क्या करता है, उस बोनस को प्राप्त करने के लिए ओवर टाइम करता है, एक्स्ट्रा वर्क करता है, आपने सुना ही होगा। तो वो क्या है, वो मौद्रिक है। कर्मचारियों को कार्य करने के लिए प्रेरित तो कर रहा है, लेकिन उनको क्या दिखाया जा रहा है, मौद्रिक तौर पर अभी प्रेरित किया जा रहा है, यानी कि आपको पैसे मिलेंगे। एक होता है अमौद्रिक। अमौद्रिक का क्या मतलब है, उनको बिना कार्य, बिना एक्स्ट्रा पैसा दिए उनको अपने कार्य को बहुत ढंग से, बहुत अच्छे प्रकार से करवा लेना अमौद्रिक के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसे मैं निगेटिव और पॉजिटिव भी बोलता हूं कि निगेटिव और पॉजिटिव में नकारात्मक और सकारात्मक क्या है ये भी समझ लीजिए। आप उनको सकारात्मक तरीके से समझाइए कि भैया आपको अपना कार्य अच्छी तरीके से करना चाहिए, ये सकारात्मक है, या आप उनकर जोर जबरदस्ती करके कार्य करवाएंगे तो ये क्या है, ये नकारात्मक है। किसी भी तरीके से देखें तो अभिप्रेरणा 2 ही प्रकार की है। यहाँ मौद्रिक और अमौद्रिक की बात चल रही थी, तो कर्मचारी वर्ग का ही ये कार्य होता, प्रबंध तंत्र का ये कार्य होता है कि वो अपने कर्मचारी वर्ग से को अभिप्रेरित करता रहे, जिससे कि वो संस्था के जो निर्धारित उद्देश्य हैं उनको प्राप्त करने के लिए लगातार गतिशील रहें। तो वो किसके अंतर्गत आते हैं, वो अभिप्रेरणा के अंतर्गत ही आते हैं। और अभिप्रेरणा कार्य किसका कार्य है, प्रबंध के अंतर्गत आता है, यानी ये भी प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य है। अभी तक मैं जितने भी कार्यों की बात कर रहा हूँ, या मैं बार बार बोल रहा हूँ महत्वपूर्ण या प्रमुख, याद रखना ये प्रमुख कार्य ही हैं। और इसका नेक्स्ट है नियोजन, संगठन, स्टाफिंग, निर्देशन, समन्वय, अभिप्रेरणा, नियंत्रण। नियंत्रण कंट्रोल, ये 7 इसके प्रमुख कार्य हैं, आपको क्रम से याद करने हैं। नियंत्रण का क्या मतलब होता है, नियंत्रण का मतलब ये नहीं होता कि किसी को आप जबरदस्ती कंट्रोल करें, ये नहीं मतलब होता नियंत्रण का। नियंत्रण का मतलब होता है कि वो अपने कार्य को, प्रबंध संस्था के कार्यों को ये देखे कि जो कार्य जिस व्यक्ति को दिया गया है वो उसको सही प्रकार से कर रहा है या नहीं कर रहा।
शब्द तो आपको अजीब सा लग रहा हो, कंट्रोल करना, नियंत्रण करना, तो नियंत्रण का मतलब है किसी को जोर जबरदस्ती करने से, नियंत्रण करने से नहीं है। यहाँ पर इसका तात्पर्य है कि संस्था में प्रत्येक व्यक्ति के, प्रत्येक कर्मचारी के उसके कार्य, अधिकार, दायित्व सब निर्धारित हैं। तो बस यही देखना कि किसका क्या कर्तव्य है, वो उसको निभा रहा है या नहीं निभा रहा, किसका क्या दायित्व है, वो उन दायित्वों को निभा रहा है कि नहीं निभा रहा है, किसके क्या अधिकार हैं, वो उन अधिकारों का सदुपयोग कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये सारी चीज़ों को देख लेना और उनको बार बार बताना, ये नियंत्रण के अंतर्गत आता है। नाम थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि नियंत्रण करना, लेकिन नियंत्रण का मतलब वो नहीं है कि किसी पर कंट्रोल करना, बस उनके वो अपने कार्यों को सही प्रकार से करते रहें, उनको ये दिशा निर्देश देना। अगर मान लीजिए हमने उसको कुछ कार्य बताया प्रबंध तंत्र ने और वो उस कार्य को उस अकॉर्डिंग नहीं कर रहा है, कुछ गलत वे में कर रहा है या दूसरी तरीके से कर रहा है, तो ये कार्य प्रबंध का बनता है कि वो उसको टोके कि भैया आपको कार्य ये नहीं है, ये इस तरह आप गलत कर रहे हो। तो कंट्रोलिंग का मतलब जो व्यक्ति को कार्य, कर्तव्य, उद्देश्य, अधिकार जो भी हैं उनके, उसको वो ढंग से कर ले, ये देखने का कार्य किसके अंतर्गत आता है? प्रबंध के नियंत्रण के अंतर्गत आता है। उन पर उनके दिए गए कार्य को वो ढंग से कर ले। ठीक है, यहाँ 7 पॉइंट मैंने आपको प्रमुख कार्य के बताए हैं, ये आपको याद हो जाने चाहिए इसी क्रम में। तो क्या था? पहला नियोजन, दूसरा नियोजन का मतलब प्लानिंग कर लेना, संगठन, संगठन को बनाना, तीसरा स्टाफिंग, कर्मचारियों की नियुक्ति करना, पदोन्नति करना, ये सारी चीज़ें, प्रमोशन, डिमोशन सब इसके अंतर्गत आता है। निर्देशन करना, डायरेक्शन देना उनको किस तरह का इस कार्य को करना है, समन्वय, सभी के बीच तालमेल बिठाए रखना, अभिप्रेरणा, मोटिवेट करना, कार्य के लिए प्रेरित करना, और नियंत्रण के अंतर्गत जो दिए गए कार्य हैं वो सही प्रकार से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये 7 जो मैंने अभी आपको लिखवाए ये मुख्य या प्रमुख कार्य हैं। यदि प्रश्न आता है कि प्रबंध के मुख्य या प्रमुख कार्य, तो आपको यहीं रुकना है और क्वेश्चन को फुल स्टॉप कर देना है। ठीक है, लेकिन यदि आते हैं कि प्रबंध के विभिन्न कार्य बताइए, तब आपको दूसरा नंबर गौड़ या सहायक कार्य भी डालने पड़ेंगे। सहायक कार्यों का क्या मतलब है? ये इसकी सहायता करते हैं, जो है तो जो किए तो प्रबंध के द्वारा हैं, लेकिन वो मुख्य कार्य के अंतर्गत नहीं आते। तो गौड़ या सहायक कार्यों में सबसे पहला आता है, बहुत इंपॉर्टेंट, नंबर 1 संवहन। संवहन समझ गए? संवहन नहीं, चलो दोबारा दूसरा नाम लिखता हूं इसका, या संदेश वाहन। संवहन या कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन, संवहन या संदेश वाहन। यह क्या है? संदेश या संवहन या संदेश वाहन। यदि लोगों में बातचीत ही ना हो, ये संस्था की बात अभी करूंगा मैं, यदि लोगों में बातचीत ही नहीं हो, मान लीजिए आपके पड़ोस में आपकी बातचीत ही नहीं है, तो आपको पता ही नहीं चल रहा होगा कि इसके घर में क्या चल रहा है, या तुम्हारे घर में क्या चल रहा है उसको नहीं पता होगा। यानी कि क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, तो उसके लिए एक दूसरे से बोलना जरूरी है, एक दूसरे से मिलना जरूरी है, एक दूसरे से बातें शेयर करना जरूरी है। तो ये तो सामान्य सी बातें हैं। हम व्यवसाय संगठन के अंतर्गत हैं, तो हम संवहन या संदेश वाहन की बात करेंगे। संस्था में क्या चल रहा है, मार्केट में क्या चल रहा है, कर्मचारियों में क्या चल रहा है, अधिकारियों में क्या चल रहा है, ये कैसे पता चलेगा? आपस के कम्युनिकेशन से, संदेश वाहन से। ठीक है, तो संदेश वाहन का मतलब एक महत्वपूर्ण सूचनाओं को प्राप्त करना, महत्वपूर्ण सूचनाओं को दूसरों को देना, ये संदेश वाहन या संवहन के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत मार्केट की सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं, जो व्यवसाय की सूचनाएं वो भी मार्केट में दी जाती हैं, कर्मचारियों से संबंधित सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं। सारा का सारा किसके अंतर्गत आता है? संवहन या संदेश वाहन के अंतर्गत आता है। तो ये कार्य भी कि सूचनाओं का आदान प्रदान होता रहे, जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो मार्केट में या जो संबंधित पक्ष हैं जिनके लिए जो उनके लिए जरूरी है ये बातें, ये उन तक पहुंचती रहें। तो ये सारा का सारा दायित्व जो है प्रबंध के तंत्र के ऊपर ही आता है। इसलिए संवहन या संदेश वाहन को प्रबंध के सहायक कार्यों के अंतर्गत रखा गया है। तो दूसरा देखते हैं, ये भी इसी से संबंधित है, निर्णयन, डिसीजन।
निर्णयन। तो निर्णयन क्या है? डिसीजन मेकिंग, यानी कि जो डिसीजन, जो निर्णय करता है व्यवसाय के जो निर्धारित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जो निर्णय लिए जाते हैं वो प्रबंध तंत्र के द्वारा ही लिए जाते हैं, प्रबंधकों के द्वारा ही लिए जाते हैं। निर्णय करना है उनको, किसी भी कार्य से संबंधित जो भी निर्णय करने हैं वो प्रबंध के द्वारा ही किए जाते हैं, तो ये निर्णय के अंतर्गत आता है। तीसरा है नव परिवर्तन या नवाचार। नव परिवर्तन या नवाचार भी इसको बोल देते हैं। समझते हैं ना? नव परिवर्तन या नवाचार। नव परिवर्तन समझते हैं ना? ये युग काय का युग है? परिवर्तनशीलता का युग है। मार्केट में जो प्रोडक्ट आते हैं वो क्या होते हैं? आज कैसा आ रहा है, कुछ समय बाद उस चेंज हो जाएगा और उसमें थोड़ा संशोधन कर दिया जाता है। जो भी मार्केट में चीज़ें उपलब्ध होती हैं, ऐसा नहीं कि वो आज ऐसी हैं तो 5 साल बाद भी ऐसी ही होंगी, या जो आज स्वरूप हम देख रहे हैं वो कुछ दिन पहले भी ऐसा होगा। क्या होता है? जनता की मांग के हिसाब से उत्पादन में परिवर्तन कर दिया जाता है। करता रहना भी चाहिए फैशन और रुचि के हिसाब से, क्योंकि पब्लिक की जो डिमांड होगी, पब्लिक की जो मांग होगी, यदि उस मांग के हिसाब से उत्पादन में परिवर्तन नहीं किया जाएगा तो वो वस्तु मार्केट से गायब हो जाएगी, बिकना बंद हो जाएगी, क्योंकि लोग नई वस्तु मांग रहे हैं और आप अभी तक पुरानी वस्तु लेके बैठे हैं तो नहीं लेंगे ना लोग। तो नव परिवर्तन या नवाचार से क्या मतलब है? प्रबंध का ही ये कार्य बनता है कि मार्केट में क्या क्या नए आविष्कार हो रहे हैं, जनता की क्या मांग है, जनता की किस वस्तु में रुचि है, जनता का क्या फैशन है, ये सारा कार्य उस हिसाब से किसका जो भी फैशन है उस हिसाब से अपने उत्पादन को चेंज कर देना, अपने वस्तुओं में परिवर्तित कर देना, ये सारा कार्य किसके अंतर्गत आता है? प्रबंध तंत्र के अंतर्गत ही आता है। ये प्रबंध का ही कार्य है कि वो मार्केट को देखे कि मार्केट में किस चीज़ की डिमांड है, लोग क्या चाहते हैं, जनता क्या चाहती है, उस हिसाब से वस्तुओं को बनाए, तो उसमें अपने प्रोडक्ट में चेंज करते रहना मांग के अनुसार नव परिवर्तन या नवाचार के अंतर्गत आता है। ये भी प्रबंध का ही कार्य है। प्रबंध इस चीज़ को देखता है और फिर संस्था में लगे हुए लोगों को डिसीजन मतलब आदेश देता है और जिसके अंतर्गत उस वस्तु का नया निर्माण कर दिया जाता है, तो नव परिवर्तन या नवाचार के अंतर्गत आता है। और लास्ट है इसका प्रतिनिधित्व। प्रतिनिधित्व का मतलब, प्रतिनिधि मतलब एजेंट्स टाइप कुछ है, आपको मैं बता रहा हूं। मान लीजिए कि कोई सेमिनार लगी है, सरकार की तरफ से कोई सेमिनार लगी है और वहाँ इस संस्था को भी जाना है, तो संस्था तो नहीं जाएगी, कौन जाएगा? प्रतिनिधित्व करने उसका कौन जाएगा? संस्था का मैनेजमेंट, प्रबंध तंत्र। यानी कि संस्था के सामने, सभाओं के सामने जब संस्था को पेश किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, तो वो कार्य प्रबंध तंत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है ना? यानी कि अगर आप किसी के बारे में मान लीजिए हमारा विद्यालय डॉक्टर देवेंद्र पाल सरस्वती विद्या मंदिर को कहीं से मीटिंग में बुलावा आया तो स्कूल को ही जाएगा। ये प्रबंध तंत्र की जिम्मेदारी है कि वो किस व्यक्ति को विद्यालय का प्रतिनिधित्व कर लेकर भेजते हैं, प्रतिनिधित्व के द्वारा पहुंचते हैं, जो विद्यालय की बात को रख सके और उनकी बात को सुन सके। तो प्रतिनिधित्व का मतलब है कि संस्था की ओर से उन सभाओं में कौन जाए, ये सारा जो जिम्मा होता है ये प्रबंध तंत्र का होता है। ये प्रबंध तंत्र की जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी संस्था का प्रतिनिधित्व ऐसी जगह करे, यानी कि रिप्रेजेंट करे उन अपनी संस्था को। ठीक है ना? तो यहाँ पर टॉपिक मेरा समाप्त हुआ है। मैं एक बार रिवाइज करता हूँ। यहाँ पर मैंने आपको 7 कार्य बताए, वेरी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल रट्टा मार लीजिए, वीडियो को 2-3 बार देख लीजिए। क्या क्या है? नियोजन, संगठन, स्टाफिंग, निर्देशन, समन्वय, अभिप्रेरणा, नियंत्रण। 2-3 बार वीडियो देखिए, आपको क्वेश्चन याद करने की जरूरत नहीं होगी, आपको वैसे ही याद हो जाएगा।
और क्या है, संवहन या संदेश वाहन, निर्णयन, नवप्रवर्तन और प्रतिनिधित्व। यहाँ पर 7 और यहाँ 4, कुल मिला के आपको 11 कार्य प्रबंध के करने हैं। मैं 100% कहता हूँ ये आपको बोर्ड में जरूर कुछ ना कुछ मार्क्स दिलाएगा। उम्मीद है आज का टॉपिक समझ में आया होगा। वीडियो को कई बार देखिए, इतना डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, वीडियो को कई बार देखेंगे तो आपको हेडिंग लिखने के बाद इसकी डिटेल कैसे लिखनी है वो खुद ही समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद है वीडियो समझ आई होगी, टॉपिक समझ आया होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए गुड बाय।